आपके सिलेबस में सिर्फ ये दी गई है कि अल्फा पार्टिकल का थ्योरी है और इसमें जो ऑब्जर्व फिनोमेना है वो एक्सप्लेन कर दो। इसके बाद फिर शुरू मेजरमेंट ऑफ बीटा डीके, मेजरमेंट ऑफ बीटा रे एनर्जीज। सो हम डेफिनेटली डायरेक्ट अल्फा पार्टिकल की जो थ्योरी है डायरेक्ट हम वहाँ पर नहीं जा सकते। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रहा है सबको? यस सर, अहमद अली? यस सर, क्लियर है। Okay. So we cannot go directly to the theory of alpha decay, that is the Gamo's theory of alpha decay. ठीक है, इसमें डेफिनेटली क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को अप्लाई करके इसको एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह हमारे पास अल्फा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से एमिट होता है। ठीक है, सो उस थ्योरी पर जाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम जो है इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा डीके उसको हम डिस्कस कर लें। बस यही 27 स्ट्रेंथ है कि बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अहमद अली? सर बस इतने ही होते हैं सर क्लास में, ऑनलाइन क्लास में ठीक सर है, इतने ही होते ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? सो सबसे पहले उस थ्योरी पर जाने से पहले हम जो है अल्फा पार्टिकल की, अल्फा डीके की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, जब ये एमिट होता है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर एमिट होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास किस किस्म का होगा, इसके अलावा इसका रेंज क्या है, अल्फा पार्टिकल का रेंज हमारे पास कितना है और इसको किस तरह हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा रेंज एनर्जी रिलेशन, रेंज और एनर्जी के दरमियान एक रिलेशन मौजूद है, उसको हम अल्फा पार्टिकल के लिए किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं। क्यू वैल्यू फॉर अल्फा एमिशन क्या है, क्यू वैल्यू भी अभी तक हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, ये इंशाल्लाह न्यूक्लियर रिएक्शन का जो सेक्शन है आपके सिलेबस का तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्यू वैल्यू किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का क्यू वैल्यू क्या होता है, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है। सो ये तमाम बातें हम इंशाल्लाह उस अल्फा पार्टिकल की थ्योरी पर जाने से पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आपके जहन में अल्फा पार्टिकल के बारे में नो हाउ क्रिएट हो जाए, उसके ABCs के बारे में आप जान सकें। ठीक है, सो हिस्ट्री हमारे पास ये है कि रेडियो एक्टिविटी दिस वाज discovered by Sir Henry Becquerel in 1896। 1896 में सर हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया था। फिर तकरीबन कोई 2 साल बाद 1898 में मारी क्यूरी और पीरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी को कंफर्म किया था। कंफर्म मीन्स दैट they experimentally determined that yes, these rays, these particles alpha beta gamma are emitted। फिर 1899 में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को डिस्कवर किया, फिर बीटा नेगेटिव दैट इज मेगाट्रॉन और बीटा पॉजिटिव पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया। फिर 1909 में वेलर्ड ने जो है गैमा रेज को आइडेंटिफाई किया, that gamma rays in fact exist that are also emitted from that of the highly unstable and radioactive nuclei. So then in 1903 Rutherford gave the name gamma rays. This is a little bit history of the radioactivity, that how radioactivity emerged and at which dates which particles were confirmed by which scientist. So the general properties of alpha particle, as you know, alpha particle is basically a helium nucleus, and when alpha particle emit from highly unstable radioactive nuclei, it has been observed that
first of all, two proton and two neutron combine together inside that heavy nucleus. उस heavy nucleus के अंदर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन पहले से ही आपस में कंबाइन हो जाते हैं और फिर इसके बाद अल्फा पार्टिकल हमारे पास इमिट होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से, सो अल्फा पार्टिकल का मास हमारे पास कितना है? दिस इज अबाउट 6.4 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, and it is clear that this is basically the multiplication of mass of proton 1.67 with 4, so you will get 6.4. The charge of alpha particle is approximately 3.2 into 10⁻⁻19 coulomb. So you also know about that the basic charge 1.6 into 10⁻⁻19 is multiplied by 2. Similarly, the mass number that is represented by capital A is 4 units for alpha particle, and the atomic number Z is 2. Clear? And other properties of alpha particle include that these particles produce intense ionization in gases. ठीक है, तो ये हम इससे पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। आपका जो न्यूक्लियर लैब है उसमें हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज अबाउट 100 times stronger than beta and 10,000 times stronger than gamma. In other words, or simply we can say that and as in terms of ionization of these three particles or rays, if we compare them, so the alpha particle is highly ionizing. Ionization of alpha particle is greater than beta, and beta is greater than gamma. The penetration power of alpha is low, as it is clear that alpha particle beam can be stopped by a thin foil, by a thin metallic foil. So in terms of penetration, gamma rays are highly penetrating. After that we have beta, and after that we are having gamma. So penetration of gamma is greater than beta, and beta is greater than alpha. So alpha is less penetrating the radiation or particles. The range of alpha particle, it varies depending upon the energy it carries with itself. So it varies from 3 to 10 centimeter in air. ठीक है, फिर इसमें एयर की conditions भी आ जाती हैं, whether it is humid or dry air. Clear? And what is the energy of alpha particle? It is highly energetic, medium, or less energetic. So that is why its range varies from 3 to 10 centimeter in air. Alpha particles, since they are positively charged, doubly positively charged particles, so therefore these particles, the beam of these particles can be deflected by electric field, because we know that electric force is F is equal to QE. So Q is involved, which is the charge on alpha particle. It is also deflected by the magnetic field according to equation F is equal to QVB. Alpha particles, it produces fluorescence and phosphorescence phenomena. I hope आप सबको fluorescence और phosphorescence phenomena याद होंगे, या कहीं पर थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर उसको मेंशन ना कर सका, otherwise it was necessary to be mentioned here. So it produces fluorescence and phosphorescence when they passes through certain materials. Hello, उधर से आवाज जी सर क्लियर नहीं है सर डे it produces fluorescence and phosphorescence when it passes through certain materials. ठीक है, अब क्लियर है? Hello. सर सही. Okay, it also produces scintillation, which is a flash of light that is produced in a transparent material by the passage of a particle like alpha, negatron, ions, high energy photons. So alpha particle has been observed that it will produce scintillation phenomena as well. Scintillation हम आगे जाकर particle detectors में हम इसको डिस्कस करेंगे कि scintillation क्या है, फिनोमेना है, और इस फिनोमेना के बेस पर डिटेक्टर्स डिज़ाइन की गई हैं जिनको हम सेंटिलेटर्स कहते हैं, सेंटिलेटर्स. So scintillation is a flash of light that is produced in a transparent material
by the passage of certain particles. It affect photographic sheets or photographic plates. ठीक है, ये photographic plate को affect करता है, जब उनसे इनकी collision होती है तो उनको blacken करता है. And a part of this, alpha particle beam can be backscattered from thin metallic gold foil. ये तो आपको क्लियर है. जो फर्स्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था, तो उसमें हमारे पास बैक स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स भी आए थे. ठीक है, सो इट मींस दैट अल्फा पार्टिकल्स कैन बी बैक स्कैटर्ड फ्रॉम थिन मेटालिक गोल्ड फाइल. और इसी के बेस पर जो है हमारे पास रदरफोर्ड ने क्या किया था, he determined the nuclear size उसने determine किया था that it will range from 10 raised to power minus 14 to 10 raised to power minus 15 मीटर. ये रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर साइज का जो रेंज है वो डिटरमिन किया था फ्रॉम द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. So these were few general properties of the alpha particle, that how it will affect a certain material if it collide with it, or how it will produce its effect when it passes through certain air. अगर ये हवा में पास होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, and so many other. Okay, next is the general nuclear reaction for alpha particle. अल्फा पार्टिकल के लिए हमारे पास एक जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत सारे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से एमिट होता है. रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ऑलमोस्ट हुज एटॉमिक नंबर Z इज ग्रेटर देन 82. लेट से ऊपर जितने भी हमारे पास न्यूक्लियाई है उनसे अल्फा पार्टिकल एमिट होता है. पार्ट ऑफ दिस कुछ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की मदद से जो न्यूक्लियाई एक्टिवेट की जाती है उनसे भी अल्फा पार्टिकल एमिट होता है. बहरहाल जो भी हो, हम न्यूक्लियर फिजिक्स में अल्फा पार्टिकल एमिशन के लिए इसका जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह लिख सकते हैं. सो इफ X represents the parent nucleus, ठीक है, Z you know this is the atomic number, A is the mass number, and if it emit alpha particle, then its atomic number Z will decrease by 2 units and mass number A will decrease by 4 units, as you can see in this reaction ZXA. So this will be, you will get Z minus 2 Y A minus 2. This is the daughter nucleus, and daughter nucleus atomic number will be less by 2 units and mass number will be less by 4 units than its parent nucleus. Plus 2He4, this is helium nucleus, which means this is alpha particle. इसके नीचे आप फिगर देख रहे हैं, ये एक जनरल न्यूक्लियस है जिसमें हमारे पास ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें दी गई है. ठीक है, और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व हो चुका है कि इन हेवी न्यूक्लियाई में सबसे पहले ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन आपस में एक पेयर बनाते हैं, और फिर ये पेयर जो है अपनी हाई एनर्जी गेन करके एमिट होता है अल्फा पार्टिकल की शेप में 2He4 या डबल चार्ज हीलियम न्यूक्लियस की शेप में ये एमिट होता है. प्लस हमारे पास एक डॉटर न्यूक्लियस बन जाता है. ठीक है, सो दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम हेवी न्यूक्लियाई. थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, जिस तरह हमने कहा कि alpha particles are emitted with different energies from radioactive nuclei, and its energy is also having a certain range, जिस तरह हमारे पास इससे पहले हमने डिस्कस किया. सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन हम लेते हैं, आप इसमें देख सकते हैं Z2A. हाँ सर द स्क्रीन लग मैक्सिमाइज पे मिनिमाइज सर minimize دي صار لك أنت اختاري له maximize ده ولا بستالت أنا بإيشو يا أحمد قلت لك أول في ده بحدا representation ناتو وس لك معمولي وأنت غرازي والسنجري ده أصل كده. hello yes sir والسيدي مدى no sir ده بين ولا فلغة الارشا سيتنج ده ديكي بين وها بس ده بس اي شيء
और किदा मसला है? हाँ बस ठीक शो सर, मेहरबानी। सही शो ठीक शो। यस सर सही। सर लगे दास आवाज मसला मीट पे हाँ हाँ आवाज़ बस दास वजह के देश يوم आवाज़ कट कट रहा जी सर। सर जी ده ده दा دي زي वसीम كذا ده अलग ماكسيم दा वसीम अलग हेलो थे वसीम अलग थे वसीम हाँ दा जैन कॉल वाड़ी को न जैन कीजिए सर, दा समझ लगे देश। वसीम जी जी सर, दा इज्जत दा मैसेज कर दे, इज्जत लाने कमेंट को इज्जत वसीम वाला न जैन कीजिए, दा समझ लगा सर। वसीम ده ايميل ادرس ده لا ما انت सर जोर الكوري तो ईमेल जोर तो दोबारा ईमेल मतलब कम सर ना और كذا تاست सर बजोर तो ईमेल कम योमेंट ده हो सकता है। वसीम खान 51445 ده ايميل شبه كان @gmail आओ जी सर احمد आओ जी सर हेलो ईमेल को बोर्ता सर शो ईमेल को बोर्ता सर लाजमी शे सर انه और बस به بدل ريسيو شبه नहीं كان इंटरनेट मसला به आओ जी सर जब होता खैर और रिश्ता सो ईमेल दोबारा फॉरवर्ड कम हाँ ठीक ओके So, as you can see here, this is the general nuclear reaction in which we are having the parent nucleus, Z as atomic number, A as mass number, and we have got a daughter nucleus, Z minus 2, A minus 4, and plus 2 alpha, 2 alpha 4 या 2 He4 एक ही मतलब है, ठीक है, plus energy of alpha particle and plus energy of daughter nucleus, ठीक है, daughter nucleus के साथ जो एनर्जी के अपने साथ जो एनर्जी कैरी करता है वो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ईडी, और अल्फा पार्टिकल अपने साथ जो एनर्जी कैरी करता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई अल्फा। सिंस दिस इज़ नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, आप समझ आ रही है कि ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल की जो इमिशन है तो ये नेचुरली हो रहा है, तो जब नेचुरली हो रहा है तो इसके लिए हमारे पास किसी एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ही अल्फा पार्टिकल इमिट होता है डॉटर न्यूक्लियस से। तो इसकी हम प्रेजेंटेशन इस तरह करते हैं कि पेरेंट न्यूक्लियस है, इससे अल्फा पार्टिकल इमिट होता है और आपके पास डॉटर न्यूक्लियस रह जाता है, ठीक है। इस इक्वेशन में ये जो P है पेरेंट न्यूक्लियस, T डॉटर न्यूक्लियस, E अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, E D काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस है। So now in order to determine the kinetic energy of alpha particle, so we will take help from the law of conservation of momentum, ठीक है। law of conservation of momentum में हमारे पास ये है कि momentum before disintegration must be equal to momentum after disintegration, या momentum before disintegration minus momentum after disintegration should be equal to 0। ये हमारे पास law of conservation of momentum है। so, अगर हम यहाँ पर देख लें so, ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है, ये डॉटर न्यूक्लियस है। so, momentum before disintegration or momentum of parent nucleus, this is 0 because it is at rest, ठीक है, it is at rest, it has no velocity, so when velocity is 0, so we can say momentum is 0. So therefore we can say that momentum before disintegration is 0 and momentum after disintegration, you see here daughter nucleus and alpha particle, they are moving with some energies, so definitely they are having some momenta as well. So this is md vd momentum of daughter nucleus plus m alpha v alpha momentum of alpha particle। इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं कि एम डी वी डी इज इक्वल टू माइनस एम एल्फा वी एल्फा, इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे सकते हैं। ना इफ वी स्क्वायर एंड ऐड, ये इक्वेशन ए अगर हम स्क्वायर और ऐड कर ले तो हमारे पास दोनों साइड पर ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा एंड वी विल गेट एम डी स्क्वायर वी डी स्क्वायर
is equal to m alpha square v alpha square. Name it as equation B. Okay, now we know that kinetic energy is 1 by 2 mv square. So for daughter nucleus kinetic energy क्या होगी? ED is equal to 1 by 2 mdvd square. ये kinetic energy है daughter nucleus की. इस इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ 2ED, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ED is equal to mdvd square. ठीक है. Now multiply md, that is mass of daughter nucleus, both sides of above equation. इस इक्वेशन के दोनों साइड पर आप जो है md मल्टीप्लाई कर ले. So we will get 2 mdED is equal to md square vd square. Name it as equation C. Similarly, so this is 2 mdED is equal to md square vd square. This is the for daughter nucleus. So इसी कैलकुलेशन को कंटिन्यू करके हम अल्फा पार्टिकल के लिए भी डिटरमिन कर सकते हैं. So we can get for alpha particle as 2 m alpha e alpha is equal to m alpha square v alpha square. ठीक है. इसी तरह हमारे पास अल्फा पार्टिकल के लिए ये आ गया. Name it as equation D. Now put equation C and D, ये दो equations in equation B. इस equation में आप इसको put कर लें. So we will get md square vd square की जगह में 2 mdED और m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर की जगह में 2m अल्फा e अल्फा पुट करता हूँ. ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगी? mdED डिवाइडेड बाय m अल्फा. दिस विल बी द फाइनल मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. नेम्ड एज इक्वेशन 1. समझ गए? ओके. नाउ after this, after getting energy of alpha particle from the law of conservation of momentum, we are using an equation. Unfortunately इसको हम अभी तक नहीं पढ़ चुके हैं. ये हम इंशाल्लाह न्यूक्लियर रिएक्शन सेक्शन में हम पढ़ेंगे, जिसको हम Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं. Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. सो Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है? This is the difference of the energies of product minus reactants. ये E2 plus E3 जो आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट्स हैं. प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये E2 आपके पास डाटर न्यूक्लियस है, एनर्जी ऑफ डाटर न्यूक्लियस, एंड E3 आपके पास क्या है? एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. ये प्रोडक्ट है, डेफिनेटली हमारे पास प्रोडक्ट है. और माइनस E1 हमारे पास रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? अब सिर्फ पेरेंट न्यूक्लियस है हमारे पास रिएक्टेंट. सो देयरफॉर हम जनरल Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इस तरह लिखते हैं. ये मैंने आपसे कहा कि न्यूक्लियर रिएक्शन सेक्शन में हम ये पढ़ लेंगे इंशाल्लाह. अब यहाँ पर E1 0 है. E1 क्या है? नो इंसिडेंट पार्टिकल. इंसिडेंट पार्टिकल तो हमारे पास नहीं है ना. ये तो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी है या नेचुरल डिसइंटीग्रेशन है, हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा है. लिहाजा हम Q वैल्यू इस तरह लिखेंगे कि Q वैल्यू फॉर दिस न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अल्फा पार्टिकल इन daughter nucleus are emitted, Q is equal to E alpha plus ED. E alpha plus ED. So इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूँ ED एनर्जी ऑफ daughter nucleus is equal to Q minus E alpha एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. So if you put the value of ED in equation 1, अब ये ED हमारे पास आ चुका है. ED is equal to Q minus ED, E alpha. इसको अगर मैं equation 1 में put कर लूँ यहाँ पर, ठीक है, so I will get equation 1 implies that E alpha energy of alpha particle is equal to MD over M alpha, और ED की जगह में Q minus E alpha मैंने put किया है. ठीक है. So this equation can further be written as E alpha MD plus MD over M alpha E alpha. समझ आ गई ना? ये इसके साथ 1 by 1 हम मल्टीप्लाई करते हैं. MD over M alpha Q, MD over M alpha E alpha. So ये माइनस है इक्वेशन के इस साइड पर, ही प्लस हो जाएगा. MD over M alpha E alpha is equal to MD over M alpha Q. ये रह जाता है. इस इक्वेशन से हम इसके लेफ्ट हैंड साइड से हम E अल्फा कॉमन ले सकते हैं. ये दोनों में मौजूद है. सो E अल्फा विल बी 1 प्लस MD ओवर M अल्फा इज इक्वल टू MD ओवर M अल्फा Q. या इसको हम सिंपली किस तरह लिख सकते हैं? E अल्फा इज इक्वल टू MD
और एम अल्फ़ा प्लस एम डी क्यू। समझ आ गई इस इक्वेशन की? इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि एम अल्फ़ा जो है आप एम अल्फ़ा इसकी एलसीएम ले लें एम अल्फ़ा प्लस एम डी, और फिर ये एम अल्फ़ा इस एम अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल में ये इक्वेशन आपके पास रह जाता है। ठीक है, okay, so we will use this equation in further calculation for the determination of the energy of alpha particle. Now for simplicity, let's say that mass of alpha particle is 4 units. ये तो understood है, mass of alpha particle 4 units होता है, and mass of daughter nucleus क्या होता है, ये this is a minus 4 units, ये भी understood है, a is mass number of parent nucleus minus 4, this is the 4 unit of the alpha particle. So if I incorporate m alpha 4 unit, md a minus 4 unit in this equation, so so I will get e alpha 1 plus a minus 4 divided by 4. ये md की जगह मैंने पुट किया है, m alpha मेरे पास 4 है, इस तरह md यहाँ पर भी a minus 4 है, m alpha 4 है, q, so ये कैंसिल हो जाएंगे, आप इसका एलसीएम ले लें, so we will get e alpha is equal to q a minus 4 divided by a. ये मज़ीद सिंप्लीफाइड है, ये तो आप लिटिल बिट जनरलाइज है, लेकिन ये जब आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शन दी गई है जिसमें अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है और आपसे रिक्वायर्ड है कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी फाइंड कर लो, तो आपने डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज़ करना है, ई अल्फा इज इक्वल टू क्यू ए माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ए उस न्यूक्लियस का, उस पेरेंट न्यूक्लियस का क्या है, मास नंबर है। So this is the general equation for the energy of alpha particle, and energy of alpha particle ranges, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये इसकी जो एनर्जी है डिफरेंट रेंजेस में होती है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी रेंज है। मुख्तलिफ एनर्जी रेंजेस में ये एमिट होता है डिफरेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडियम न्यूक्लियस है, रेडियम 226, जिससे अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, और आपके पास जो डॉटर न्यूक्लियस बना है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडॉन 222 के फॉर्म में आ चुका है, और इसी के साथ क्यू वैल्यू कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी एमिट हो चुकी है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फैक्ट व्हिच इज कैरिड बाय द अल्फा पार्टिकल एंड रेडॉन न्यूक्लियस कंबाइंड। सो इस पूरे न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू कितनी है, 4.88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दी गई है अभी। तो आपने क्या फाइंड करना है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस आपने इस इक्वेशन के लिए ये दोनों आपने फाइंड करने हैं। सो क्या करेंगे, डेफिनेटली वही जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है, ये वाला ई अल्फा इज इक्वल टू क्यू ए माइनस 4/4, इसको यूज़ करते हैं। सो ई डी ये वाला इक्वेशन है, एम डी और एम अल्फा, एम डी और एम अल्फा प्लस एम डी होल क्यू, ये इक्वेशन है मेरे पास एनर्जी के लिए। So if I put mass of daughter nucleus, this is 222, m alpha, this is 4, and md, this is 222, and q is given. So you will get energy of alpha particle is equal to 4.793 mega electron volt. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको ऐड कर ले, 222 डिवाइडेड बाई 226, सो आपके पास ये 4.793 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब ED एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस को किस तरह फाइंड करेंगे, तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन, जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर द क्यू वैल्यू ऑफ अ सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, सो क्यू इज इक्वल टू ई अल्फा प्लस ई डी, ई अल्फा हमारे पास है, सो ई डी इज इक्वल टू क्यू माइनस ई अल्फा, क्यू भी हमारे पास है, सो 4 माइनस 88 माइनस 4.793 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आपके पास एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस कितनी आ जाएगी, 0.087 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यू सी daughter nucleus, it's moving relatively less with less energy, it's having relatively less energy, that is 0.087, and alpha particle 4.793, but however it's obeying the law of conservation of momentum, law of conservation of energy। समझ आ गई। इसके बाद फोर्थ में हमारे पास रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल है कि इसकी रेंज क्या है, जिस तरह मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ में कहा कि अल्फा पार्टिकल की रेंज है 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक ये मूव कर सकता है एयर में।
सो इसकी जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल की, तो वो हमारे पास ये है कि इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड by alpha particle in air at temperature of 15 degrees C at 1 atmospheric pressure up to a point where it stop ionization. ठीक है, डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल की अपनी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम इसकी रेंज को फाइंड करेंगे, और वो प्रॉपर्टी इसकी आयनाइजेशन है। जब ये एयर में पास होता है, जब ये एयर में ट्रैवल करता है, तो अपने रास्ते में आने वाले एटम्स को ये क्या करता है, आयोनाइज करता है, और उसी आयोनाइजेशन के बेस पर हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर आप आजकल तो गर्मियाँ है, आसमान की तरफ देखें तो आपको क्या नज़र आते हैं, शहाब साक़िब, शहाबियाँ नज़र आते हैं, तो वो एक ख़ास डिस्टेंस कवर करके बिल्कुल अपनी आंखों से ओझल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो राख हो जाते हैं। तो वो आप उसको मेजर कर सकते हैं कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो वो डिस्टेंस आप किस बेस पर मेजर करते हैं? इट इज़ फ्रॉम द ग्लू और द फ्लैश इट हैज़ प्रोड्यूस्ड इन एयर। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। जितना फ्लैश उसने प्रोड्यूस किया है आपको नज़र आ गया, तो आप उस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो सिमिलरली अल्फा पार्टिकल की जो रेंज है वो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अल्फा पार्टिकल इन एयर एट temperature of 15 degrees C at 1 atmospheric pressure up to a point where it stop ionization. So इसको मेजर करने के लिए दो साइंटिस्ट ब्रेग एंड लीमैन ने 1904 में एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप की मदद से इसकी रेंज को डिटरमिन किया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक सेटअप है, ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ द लिड शील्ड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय O। इस लिड शील्ड के अंदर हमारे पास अल्फा पार्टिकल का सोर्स है इन द फॉर्म ऑफ यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, जो भी है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर हमारे पास पड़ा है। इससे अल्फा पार्टिकल कांस्टेंट एमिट हो रही है। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर ये दो प्लेट्स है, एक को मैंने G से रिप्रेजेंट किया है जिसको मैं गॉस कहता हूँ, मेटालिक, दिस इज अ मेटालिक गॉस। ठीक है, एंड दिस इज अ प्लेट P दैट इज सॉलिड प्लेट P। ये दोनों प्लेट्स जो है कनेक्ट की गई है बैटरी के साथ। G इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, P इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये फिर मजीद इलेक्ट्रोमीटर के साथ कनेक्टेड है। ये D, this is the distance traveled by alpha particle when it reaches to this region। इस G metallic gauze G और प्लेट P के दरमियान ये जो रीजन आप देख रहे हैं ना, इसमें जब अल्फा पार्टिकल एंटर होता है तो ये इस रीजन में मौजूद एयर को आयनाइज करेगा, और जो ही आयनाइजेशन प्रोड्यूस होगा तो वो इस इलेक्ट्रोमीटर में हमारे पास क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। वो आयनाइजेशन इस इलेक्ट्रोमीटर में ऑब्जर्व होगा हमारे पास। अब ये डिस्टेंस मेरे पास जो है, दिस इज जो है कंट्रोलेबल, मींस आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज दिस डिस्टेंस बाय मूविंग दिस लिड शील्ड। इस लिड शील्ड को ऊपर नीचे करने से मैं ये डिस्टेंस भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, सो आप इसमें देख सकते हैं ये तमाम इसकी डिस्क्रिप्शन है। Well and close to each other, maintain a constant potential. So alpha particles will ionize the gas in its path। ये आप इसका जो पाथ है ये तो एक सिंपल पाथ है, मतलब इस यहाँ पर भी एयर है, लेकिन यहाँ पर जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है हमारा इससे कोई काम नहीं है। सिर्फ वो आयनाइजेशन जो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ मेजर्ड हियर ऑन दिस इलेक्ट्रोमीटर, जिस तरह आप अपने एक्सपेरिमेंट्स में लैब में करते आए हैं। ठीक है, सो जब अल्फा पार्टिकल इससे कांस्टेंटली इमिट होता है और यहाँ पर आयनाइजेशन प्रोड्यूस होता है जो इलेक्ट्रोमीटर में जो है ऑब्जर्व होता है। सो इफ़ आई मूव दिस लेड शील्ड बिलो, उस वक़्त तक मैं इसको नीचे मूव करता रहूँगा जब तक कि इस इलेक्ट्रोमीटर में मेरे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़ीरो ना हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़ीरो हो गया तो उसी पॉइंट पर मैं इस लिड शील्ड को स्टॉप करूँगा, इसको नीचे मूव करने को स्टॉप करूँगा। इसका मतलब ये है कि जितना ये डिस्टेंस अब आ गया है उतना ही इस अल्फा पार्टिकल का रेंज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल ने आयनाइजेशन प्रोडक्शन स्टॉप की है, तो यहीं पर जो है
ये इसकी अल्फा पार्टिकल की रेंज है और इस तरह हम जो है अल्फा पार्टिकल की रेंज को डिटरमिन करते हैं इस सिंपल apparatus की मदद से. So therefore if alpha particle are energetic enough then they will pass through gas that is G and ionized gas in the chamber and current will flow in electrometer. जिस तरह मैंने आपसे यही सेंटेंस डिस्कस की. So therefore distance between O and G is controllable by knob. So therefore it is kept such that ionization in the chamber is produced and this distance is called range of alpha particle. ठीक है, तो इस तरह हम अल्फा पार्टिकल की रेंज को प्रोड्यूस डिटरमिन या मुहैया कर सकते हैं. फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मेजर प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो है रेंज एनर्जी रिलेशन फॉर अल्फा पार्टिकल के एनर्जी और रेंज के दरमियान रिलेशन मौजूद है और उसको हम किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं ताकि हमारे पास एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाए जिसको हम अप्लाई करके हम इसकी एनर्जी और रेंज को डिटरमिन कर सकते हैं. सो दिस इज़ पॉसिबल फ्रॉम द गाइगर-नटल लॉ. According to Geiger-Newton law, the range R of alpha particle or any other ionizing particle, this is related to the velocity by the relation R is equal to AV cube. R is equal to AV cube. A constant है, so we can say that range is proportional to third power of velocity. V is velocity, third power of velocity या V cube. अब Geiger-Newton law हमारे पास क्या है? If somebody is interested in it. So this was presented in 1910 और हमारे पास जो 3 रेडियोएक्टिव सीरीज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो चुके थे जिसमें हमारे पास थोरियम सीरीज है, यूरेनियम सीरीज है, एक्टिनियम, ये 3 रेडियोएक्टिव सीरीज हमारे पास है. ठीक है. So Geiger-Newton says that if logarithm of range in air of alpha particle is plotted against, ठीक है, logarithm of range in air of alpha particle, ये आप देख सकते हैं log of r is plotted against logarithm of the disintegration constant log of lambda. Lambda is disintegration constant for a number of radioactive elements. So what will happen? An approximately straight line is observed. अगर आप इस तरह कर लें, किस तरह? Log of r, range of alpha particle for certain radioactive series, इसको प्लॉट कर ले अगेंस्ट log of disintegration constant, तो आपके पास क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा. ठीक है. फॉर ईच रेडियोएक्टिव सीरीज, दिस इज कॉल्ड गाइगर-नटल लॉ. सिंपल लॉ है. ठीक है. इसको आप इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इसमें log of lambda, log of disintegration प्लॉट की गई है log of range r से और ये 3 सीरीज के लिए ये 3 स्ट्रेट लाइन आ चुके हैं. ठीक है. यूरेनियम के लिए ये स्ट्रेट लाइन, थोरियम सीरीज के लिए ये स्ट्रेट लाइन और एक्टिनियम सीरीज के लिए ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाता है. सो दिस इज कॉल्ड सिंपली द गाइगर-नटल लॉ. दिस वाज प्रेजेंटेड इन 1910 एंड इट प्रूव्स दैट the log of lambda and log of r gives you a straight line for each radioactive series. So this relation r is equal to AV cube has been determined from that Geiger-Newton law. So we arrive here r is proportional to V cube. So energy of alpha particle, we know this is kinetic energy 1 by 2 mu square. So velocity can be determined as under the root 2 e divided by m. Name it as equation 2. So put it in equation 1. We will get r is equal to a 2e divided by m a whole raised to the power 3 by 2. ठीक है. whole raised to the power 3 by 2 हमारे पास ये आ जाएगा. And r is equal to a 2 divided by m whole raised to the power 3 by 2 e raised to the power. سر تاسو سکرین سټاپ شو سر نور مخکې نه دي فارورډ مسله ده سر. Hello. Is proportional to v power 4
R is proportional to E square. And average range of alpha particle. Hello? हाँ आवाज़ दर्जी? सर Hello? स्क्रीन सर राजू स्टॉप सर शो सर जी यार सब शुरू Sanga? Hello أحمد علي? जी सर आवाज राजी सर असं कसं होतं सर इशू दे वही सर स्क्रीन चिकन दे न मूव कीजिए सर मखती स्लाइड्स न मूव हाँ कीजिए सर إنه خير ده بنت مسألة بي كنا हाँ आवाज़ सही राजी नेट وستيك شو हाँ जी सर सर وستيك आवाज شو क्लियर है हाँ हाँ ठीक शो so this is the range energy relation for that of the alpha particle. Okay, next is the Q value of a alpha particle. Q value of alpha particle, that is the sixth major characteristic of alpha particle. So इसके लिए हम क्या करते हैं वही जनरल अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके का जो इक्वेशन है वो हम लेते हैं ZXA Z माइनस 2Y A माइनस 4 प्लस 2HE4 प्लस Q. ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस डाटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल. ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियस डाटर न्यूक्लियस एंड क्यू क्या है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है ऑफ अल्फा ऑफ पार्टिकल ऑफ पेरेंट एलिमेंट. ठीक है, so if in case of alpha decay what's happening, Q energy is equally shared between daughter element and alpha particle. ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. So each having same magnitude of momentum and way of conservation of momentum. ये इससे पहले जो हमने कैलकुलेट किया उसमें भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके इनकी एनर्जीज और फिर एग्जांपल में भी हमारे पास ये क्लियर हो गया कि ये एनर्जी इक्वली शेयर्ड है बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस. तो मैथमेटिकली मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि Q it is the disintegration energy of for this nuclear reaction, and this is equally shared between the energy of alpha particle and energy of daughter nucleus. ठीक है, so Q value in terms of rest masses, मेरे पास ये Q value in terms of rest masses किस तरह मैं लिख सकता हूँ, Q is equal to m mass of ZXA, this is parent nucleus, mass of parent nucleus, minus m mass of daughter nucleus, minus m mass of alpha particle. ये अगर आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था. ये Q वो अगर आपको याद हो तो ये हम कर चुके हैं into C square, name it as equation 2. Now there are two types of Q values. ये आगे हम न्यूक्लियर रिएक्शन में भी डिस्कस करेंगे. अगर Q वैल्यू पॉजिटिव है तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब क्या है. ठीक है, अगर Q वैल्यू नेगेटिव है तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब क्या है. So if the Q value of a certain nuclear reaction is positive, that is positive Q value. So if value of Q is positive, then nuclear reaction is initiated naturally. वो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, नेचुरल डिसइंटीग्रेशन हुआ है उसका, इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है मौजूद नहीं है. इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि दिस इज द न्यूक्लियस विल बी नेचुरली डिसइंटीग्रेटेड, नेचुरल डिसइंटीग्रेशन. फॉर एग्जांपल polonium nucleus, polonium 84-10 nucleus, it disintegrate to lead 82206 by the emission of alpha particle 2He4 and with the emission of certain amount of Q energy. So according to equation 2 जो ऊपर हमने लिखा है, Q is equal to, Q value हम डिटरमिन करेंगे. So this is equal to mass of polonium minus mass of lead minus mass of alpha particle whole C square. So we have the masses of polonium, lead and helium. If you put those masses here, polonium के लिए 209.98, lead के लिए 205.97, अल्फा के लिए 4.00 whole C square. So इसको अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ले, ये आप देख सकते हैं, इसको हमने ऐड किया है 209 और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, सो आपके पास ये आ जाता है 0.0058 U एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट. सो U इसकी जगह अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.0058, this will be equal to 5.4 mega electron volt. It means that in this type of nuclear reaction, this type of disintegration, when polonium disintegrates into lead and helium alpha particle, this is the amount of energy that is released, and it is equally shared between lead and helium nucleus.
ठीक है. So 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ दिस इज पॉजिटिव, यू सी दिस इज पॉजिटिव. सो जब ये पॉजिटिव आ गया, ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन नेचुरल डिसइंटीग्रेशन है, नेचुरल डिसइंटीग्रेशन है, और इसमें किसी किस्म का एक्सटर्नल एनर्जी यूज़ नहीं हुआ है. वो न्यूक्लियस खुद ही जो है डिसइंटीग्रेट होकर लेड और अल्फा पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. ठीक है. अब सर द अल्फा डिके सर की है ना सर, देखिए हमेशा सर मुझे सर कि कम ने सर दा इवॉल्व की सर सब इवॉल्व की हर यो रिएक्शन के सर मतलब मुझे सर हीट ची कम दे लगा 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सर. बिल्कुल एनर्जी बखा एग्जैक्टली दिस विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी. इसके बगैर आपके पास कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. इसके बगैर क्यू वैल्यू हमेशा हर किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शन में होगा. अब ये किस फॉर्म में होगा, मतलब ये है कि बाज़ न्यूक्लियर रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, बाज़ एंडोथर्मिक होते हैं जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है. ये तो आप पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या एक्सोएर्जिक, एंडोएर्जिक रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं. तो ये क्यू वैल्यू आपको क्यू वैल्यू के बगैर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो अगर क्यू वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो तो इसका मतलब क्या होगा. इफ क्यू वैल्यू इज नेगेटिव द एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ये अंडरस्टूड है कि फिर उस न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत है. या तो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल आप बम्बार्ड करते हैं उस न्यूक्लियस पर, या कोई हीट एनर्जी देते हैं, या कोई फोटॉन वगैरह जो भी है, आप उसके लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स का बंदोबस्त करेंगे तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल होगा. सो external energy is required to initiate the reaction, or nucleus will be disintegrated artificial. ये जो हमारे पास artificial reactivity मौजूद है, तो उस तमाम artificial reactivities में हमारे पास Q की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि इसमें हम external source यूज़ करते हैं. ठीक है. The external, that is by using external energy. So for example, अगर इस इक्वेशन को हम देख ले तो कॉपर तो नेचुरल रेडियोएक्टिव नहीं है ना. हम कहते हैं कि those elements whose atomic number Z is greater than 82 are naturally radioactive. ठीक है. सो कॉपर उसमें नहीं आता, लिहाजा हम इसको जो है अगर देख ले, सो कॉपर हैज़ बीन डिसइंटीग्रेटेड इनटू कोबाल्ट 2759 एंड विद द इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल प्लस Q. अब इस Q को कैलकुलेट करना है कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है. ठीक है. अभी मुझे तो ये क्लियर है ना कि ये चूँकि आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी है तो इसका Q ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा, लेकिन फिर भी हम अगर कैलकुलेट कर लें, सो Q इज इक्वल टू बेसिक फार्मूला मास ऑफ कॉपर माइनस मास ऑफ कोबाल्ट माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होल सी स्क्वायर. इनकी मासेस, एटॉमिक मासेस मेरे पास है पीरियड टेबल में 62.92 माइनस 58.93 माइनस 4.00. तो इसको अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 0.0063 एटॉमिक मास यूनिट U इंटू C स्क्वायर. ठीक है. सो अगर मैं इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लूँ, सो दिस विल बी माइनस 5.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So you need how much energy? You need 5.78 mega electron volt energy in order to disintegrate a copper nucleus into cobalt and an alpha particle. But this is negative. Negative means in order to initiate this equation, this nuclear reaction, you need this amount of energy. So this is endothermic. So negative Q value shows that copper may not emit alpha particle by itself naturally, but it will be triggered, it will be disintegrated artificially. ठीक है. That's it. Excuse me, sir. Sir, کوم ته چیرته د کوبالت او د کاپر د اټامیک ماس یې راکړی نه وي، نو سر د دې موږ ته 63 او 59 لیکلی شو. بالکل. او دا څه هم تاسو کولای شئ، خو دا به خامخا تاسو درکړي وي. تاسو کو وګورئ کنه. if you look at different model papers, so उसमें आपको ये दी गई है. ठीक है. आपका ये फार्मूला जज करते हैं कि आपको ये फार्मूला आता है कि नहीं. ठीक है. और इसमें जब आप ये फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें फिर क्या है, जस्ट उनकी वैल्यूज जो आपको दी गई है इस तरह आप उसको पुट करते हैं और क्यू वैल्यू डिटरमिन करते हैं. ठीक है. हाँ.
तो ये आपको डेफिनेटली आपको दी गई होगी, जो भी क्वेश्चन है या एमसीक्यूज है उसको आप सॉल्व करेंगे। Excuse me, sir. हाँ Sir, that's your last slides की वो છે range energy relation होता है ना सर, छे हाँ R हाँ is equal to AV cube दम सरदा हम्म। काय करना ठल्ला नाराजी सरदा संग राजी काय करना ठल्ला में डेफिनेटली अगर क्या करना ला को हम देख लें, सो log ऑफ आर log ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लेंगे, ये तो yes हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है। डेफिनेटली इसके बिहाइंड कैलकुलेशंस है जो कि हमने स्किप किए हैं। ठीक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द रेंज एंड वेलोसिटी आर एंड वी रिलेशन। ठीक है, सो इसके बिहाइंड कैलकुलेशन है, उसके उससे हमने इक्वेशन 1 डिराइव किया है। सो डेफिनेटली मतलब है ये इसके बिहाइंड कुछ कैलकुलेशंस हैं, लेकिन हमने उसको यहाँ पर अब इनकॉर्पोरेट नहीं किया, हम इससे डायरेक्ट ये लगते हैं। ठीक है, yes sir. किसी का अगर कोई क्वेश्चन है? ठीक शो। सो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल की जनरल प्रॉपर्टीज, ये आपके सिलेबस अगर आप देख लें तो इसमें ये नहीं है, लेकिन ये आपके जहनों में इसका एक रिहर्सल होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल की ये प्रॉपर्टीज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम किस तरह डिटरमिन करेंगे। और इसके बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी डेफिनेटली इसी से रिलेटेड होंगे। अब इसके बाद हम जो है थ्योरी पर जा सकते हैं, अल्फा पार्टिकल की जो थ्योरी है कि किस तरह हमारे पास अल्फा पार्टिकल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से एमिट होता है और हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, समझ आ गई सबको? किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। थ्योरी पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, गेमोस थ्योरी ऑफ अल्फा पार्टिकल, हम इसको पढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर मग सरची वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना सर, मग तब संग पता लगी सर चे देवा आया अल्फा डीके कहीं का बीटा डीके कहीं, मतलब दा हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करो kan सर। मतलब दा almost it has been observed experimentally that almost all the three types of particles, alpha, beta and gamma, they are emitted from every unstable highly radioactive nucleus। यस सर। ठीक है, तीनों किस्म के एमिट होते हैं उनसे। अब इसको किस तरह आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो तो एक सिंपल वो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर आपको याद है तो उसमें इसके फ्रंट पर फोटोग्राफिक प्लेट, इसके लेफ्ट साइड पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इसके राइट साइड पर हेलो हेलो यस सर। आवाज़ दर्जी। यस सर राजू सर। सर हाँ, गड़बड़ दे इसके हेलो उस दर्जी। सर यस सर राजू सर। हाँ दा माइक ऑफ माइक करना ऑन था वैसे ही, जो कस माइक ऑन देखना। सर रुकुला। हेलो हाँ हाँ सर हेलो सर आपने भी कहा कि हाँ हाँ इसके न्यूक्लियस से अल्फा बीटा पार्टिकल और सिमल्टेनियसली रेडिएट होते हैं और ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे अल्फा दूसरे टाइम पे बीटा फिर गामा। अगर अल्फा और बीटा दोनों एक ही टाइम पर एमिट हो रहे हैं तो इस रेंज में जो हम रेंज आप अल्फा पार्टिकल फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंटली, उसमें तो बीटा पार्टिकल भी डिटेक्ट हो सकता है। जो हमने सर्किट में गैल्वानोमीटर रखा है ना सर, उसमें तो बीटा पार्टिकल का भी डिटेक्ट हो सकता है, उस पर रेंज पर असर हो सकती है अल्फा पार्टिकल की। ये सर एक्सपेरिमेंटली जो डिस्टेंस है सर डी। देखो मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कस किया था कि अगर तीनों इमेज होते हैं ना तो हम इस वक्त इस इमेज में अल्फा पार्टिकल को किस प्रॉपर्टी के बेस पर डिटेक्ट करते हैं तो वो है इसका आयनाइजेशन। ठीक है ना, यही एक प्रॉपर्टी है कि ये एयर में मौजूद एटम्स को आयनाइज करता है और उसके बेस पर हमें पता चल जाता है कि ये अल्फा पार्टिकल है। अब आपने कहा कि इसमें बीटा पार्टिकल भी तो है, ठीक है, गैमा भी है, लेकिन आयनाइजेशन में हमने कहा कि आयनाइजेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन बीटा एंड 10,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन गैमा। तो उसको हम निगलेक्ट करते हैं, वो भी है, वो भी यहाँ पर है,
लेकिन इस अल्फा पार्टिकल को के साथ कंपेयर करके उसको हम निगलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि ये आयनाइजेशन अल्फा पार्टिकल ने ही प्रोड्यूस की है, और दैट इज़ वाई फिर हम इसकी रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिटरमाइन करते हैं। समझ आ गई? हेलो? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, तो तीनों एमिट होते हैं और तीनों आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर बीटा की भी आयनाइजेशन है, गेमा की भी आयनाइजेशन है, लेकिन अल्फा की जो आयनाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा है, तो लिहाजा हम अल्फा पार्टिकल को ही कंसिडर करते हैं। यस सर, थैंक यू। Any other question? ठिक شو د چا څه کوېسچن وي نو کولی شئ. هلو احمد علي. जी सर, जी सर. صحیح شو که نه نور خو څه شته نه، بس د اټس انف فار ټوډے. आओ जी सर, काफ़ी दे सर दा. फिर कल हम इंशाल्लाह इसकी जो गैमोस थ्योरी है वो स्टार्ट करेंगे. गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा पार्टिकल बस छुट्टी सैटरडे ना सर. نو بس د سمره چټیانه دی. ګورو کنه کوشش کوو چې دا کلاسز ریګولر والو مون هفته کې 5 ډیز اغستې شو چې 5 ډیز مونږ وایو، یعنی نو 4 ډیز خو چې وی صحیح. यस सर, ٹھیک था सर. چې کلاسز کورسز سر موږ ته په وخت باندې کمپلیټ شي سلیبس سر، نو موږ ته بس سټډي ټایم ډیر ملاو شي. ډیر ملاو شي ایگزیکټلی. نه ان شاء الله کوم د سیټ روان یو کنه، نو زه امید لرم چې 15 جولای یا 20 جولای پورې وزمون کورس ان شاء الله ټول ختم. یس سر، چې کورس د قیس لزر ختم شي نو سر به ک ایگزام هر کله وی سر موږ کورس په وخت باندې کور کولې شو سر. بالکل सर जी دا تاسو ریکارډډ لیکچر چې دا احمد جلدی کور کې موږ بیا ورته شوګو. هغه تیر لیکچر ما احمد ته ایمیل کړی. احمد ته مې راوښوي کنه؟ او جی سر ریسیو شوی دی سر. ها بس هغه دی ټول کوالو ټول ته ورکا او بس ټول ته ایمیل کنه، بس دی بیا وګوره بس نشاته کوي. بل ما تاسو څومره اساینمنت شوی دی او څومره کویز تاسو ما ته یاد نه دي؟ ته یاد دي؟ سر یو اسایمنټ تاسو را کړو سر، هغه موږ سبمیټ کړی لانه سر. نم دې سبمیټ کړ او جی سر هغه بیا د لاک ډاون شو سر، نو هغه کې به موږ سبمیټ کولو پر بیا یونیورسيټي اف سر. او کویز اور کویز خو نه شوی سر. یوم نه دی شوی؟ نو سر یوم نه شوی. زه ټیک ده د اساینمنت او کویزز باره کې بیا پلان کوم چې دا موږ څنګه واخلو. دا چا څه کوېسچن وي د موجوده لیکچر باره کې نو وایي. after that you are allowed to offline from this class. ٹھیک شو؟ Yes sir. Just a question, if anybody has any question, you can ask. Otherwise, you should offline from this class first.